हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन की दुनिया बदल सी गई। कुछ ही घंटों में बहुत कुछ एक साथ हो गया। तो पहले एरिक टेन हैग सैक हो गए और उसके बाद जब हम लोग जावी को लेके स्पेकुलेट कर रहे थे तो इन द मीन टाइम अनदर न्यूज केम व्हिच वाज अबाउट रूबेन अमोरिम। और कोई नहीं, डेविड ऑनस्ट्रीन ने वो न्यूज ब्रेक किया है और उसके बाद एथलेटिक में भी रिपोर्ट आ गया और उसके बाद फैब्रिजियो और जितनी भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं सबने ही रिपोर्ट करना चालू कर दिए कि रूबेन अमोरिम सेड यस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑलरेडी वर्बल एग्रीमेंट इज इन प्लेस। और उसी के साथ दोनों क्लब्स के बीच बात हो रहा है रिगार्डिंग अ स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग अ कॉम्पेंसेशन फी। कॉम्पेंसेशन फी की भी एक फिगर सामने आया है कि अराउंड 10 मिलियन यूरो हम लोग को देना होगा टू परस्यू हिम, क्योंकि उनका स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो रूबेन अमोरिम लिंक्ड होने के बाद मुझे लगा कि मुझे और एक वीडियो बनाना चाहिए, इस टॉपिक में डिटेल में बात करनी चाहिए कि अभी जो करेंट सिचुएशन है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको थोड़ा बहुत एसेस करने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। कल वाले वीडियो में मैं ये चीज कहा था कि जब वो न्यूज ब्रेक हुआ कि एरिक टेन हैग इज सैक्ड, वो न्यूज आने के बाद जैसा कि मैं मेरे वीडियो में कह रहा था कि आई हैड अ मिक्स्ड फीलिंग्स, पार्ट ऑफ मी वाज शॉक्ड एंड पार्ट ऑफ मी वाज हर्ट एंड पार्ट ऑफ मी वाज रिलीव्ड एंड वरीड। इसी तरह ये न्यूज सुनने के बाद भी आई हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग्स। वो क्यों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। वो इसलिए कि देखिए, रूबेन अमोरिम एक अलग फिलोसॉफी के, एक अलग टाइप के मैनेजर है। एरिक टेन हैग एक अलग फिलोसॉफी के, एक अलग टाइप का मैनेजर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो एरिक टेन हैग एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाने की कोशिश करते हैं, प्लेइंग फ्रॉम द बैक, और उसी के साथ पोजीशन डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ चांस क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम प्रेफर करता है 3-4-3 या फिर 3-4-2-1 ऐसे सिस्टम में खेलने का, जहां पे बाद में अगर ट्रांजिशन की जरूरत है तो हम लोग 5 एट द बैक में भी स्विच कर सकते हैं और उसी के साथ एक काउंटर अटैकिंग हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं रूबेन अमोरिम। तो दोनों का जो प्लेइंग स्टाइल है, एरिक टेन हैग एंड रूबेन अमोरिम, दोनों ही एकदम अलग अलग है, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीजें एंड सर्कमस्टेंसेस आज भी वही सिमिलर है। और ऐसा मैं कह रहा हूं इसलिए अब रूबेन अमोरिम को अभी हम लोग ला रहे हैं तो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू डू नॉट वॉच पोर्तुगीज लीग। मैं भी नहीं देखता, चंद कुछ मैच मैं देखा और उसी के साथ रूबेन अमोरिम की टीम को मैंने देखा चैंपियंस लीग में, एंड आई कैन रिलेट मोस्ट ऑफ यू डन द सेम थिंग। रूबेन अमोरिम के बारे में हम सबको उतना भी ज्यादा कुछ खास मालूम नहीं है। हम लोगों को क्या मालूम है? मालूम है कि स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं, लगातार चैंपियंस लीग स्पॉट में उन लोगों को फिनिश किए हैं और उसी के साथ चैंपियंस लीग में भी वो लोग अच्छा ही खेलते हैं। बड़े टीमों के अगेंस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। वो एक यंग मैनेजर है और वो थोड़ा मुंहफट है और उसका एक पर्सनालिटी है। वो मुंहफट सिर्फ प्रेस के सामने नहीं है, वो प्लेयर्स के साथ भी मुंहफट है। अटैकिंग प्लेइंग में बिलीव करते हैं और उसके साथ उनका जो एक वाइब है वो आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव वाइब है कि उड़ती मैनेजर की जो नाम आता है उसमें उसका नाम आता है। दूसरे क्लब्स जैसे कि मालूम है सबको, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, इनके विश लिस्ट में भी इनका नाम था। बहुत सारे ऐसे बड़े क्लब्स के विश लिस्ट में उनका ऑब्वियसली नाम है, ऐसा ही रिपोर्ट सुनने में आ रहा है। तो अब चलते हैं 2.5 years अगो, जब हम लोग एरिक टेन हैग को अप्रोच किए थे। तो एरिक टेन हैग का तब बैकग्राउंड क्या था? एरिक टेन हैग डच लीग में 2 बार चैंपियन रह चुके थे आयक्स के साथ। उसी के साथ उन लोगों को लगातार टॉप 4 फिनिश करते थे। उसी के साथ एरिक टेन हैग 2 बार मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है उनको डच लीग में और उसी के साथ चैंपियंस लीग में एरिक टेन हैग का एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था। एक्स को सेमीफाइनल तक लेके गए, यूवेंटस को उन्होंने हराया, रियल मैड्रिड को उन्होंने हराया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बिग नेम्स टीम्स के अगेंस्ट में भी एरिक टेन हैग का टीम आयक्स बहुत ही शानदार खेला था। और जब एरिक टेन हैग को हम लोग रिक्रूट कर रहे थे तो एरिक टेन हैग सिमिलरली बहुत सारे क्लब्स के फ्यूचर मैनेजर शॉर्टलिस्ट में ऑब्वियसली थे। उनका भी नाम हो रहा था और उसी के साथ एक पॉजिटिव वाइब के साथ वो आ रहे थे हमारे क्लब में और हम लोग को लग रहा था कि या दिस कैन बी द मैनेजर who will finally bring us our glory days back, finally end this continuous recycling of this continuous rebuild which are growing through in every 2.5 years। तो चीजें अभी भी 2.5 साल बाद वही सेम ही है, सिर्फ नाम बदल गया है
एरिक टेन हैग की जगह पे नाम आया है रूबेन अमोरिम। लेकिन चीजें कुछ बदला नहीं। लेकिन ये क्या एकदम से सच है? मेरे ख्याल से नहीं। कुछ-कुछ चीजें अभी चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में अभी आगे जाते हुए उसी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एरिक टेन हैग का जो चैप्टर था वो अभी क्लोज हो चुका है। इसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते। मैं एरिक टेन हैग आउट नहीं था। मैं अभी भी उनको टाइम देना चाहता था, तो आई वाज़ बैकिंग हिम। लेकिन अभी अगर क्लब उसको सैक कर दिया है तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अभी और एक रिबिल्ड होगा तो उसको हम लोग को फिर से सहना होगा। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि विदाउट टाइम एंड विदाउट फेलियर यू विल नॉट सी द फेस ऑफ सक्सेस। टाइम एंड पेन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि हाँ कोई दूसरा मैनेजर आ गया, जैसे कि रूबेन अमोरिम आते ही एकदम से सब कुछ धड़ाक से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आता है और उसको एक नया मैनेजर बाउंस मिल जाता है, जैसे एरिक टेन हैग के साथ भी हुआ था पहले सीजन में। हम लोग आउट ऑफ नोवेयर, किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग टॉप 4 फिनिश करेंगे, लेकिन हम लोग थर्ड में फिनिश किए थे और उसी के साथ कराबाओ कप जीता था। उसके बाद वाले सीजन में हम लोग एक एफए कप भी जीते। तो एरिक टेन हैग इन अ वे पहले मैनेजर रह चुके हैं आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन एरा, जहां पे बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव सीजंस में हम लोग 2 डोमेस्टिक ट्रॉफी जीते थे। लेकिन वी ऑल नो एरिक टेन हैग के सेकंड सीजन में एंड थर्ड सीजन में व्हाट वी डिड इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इसीलिए इन अ वे एरिक टेन हैग को आज नहीं तो कल सैकिंग फेस करना ही पड़ता, और ये चीज एरिक टेन हैग को मालूम भी था और वो चीज साफ अभी दिख रहा है कि अगर आप एरिक टेन हैग के पिछले कुछ महीनों के आप इंटरव्यू में गो थ्रू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसको पता है कि उसके पीछे जो इनियोस का सपोर्ट था इन अ वे वो अभी उसने खो दिया है। ही लॉस्ट इट। और उसी के साथ वो अकेला ही मीडिया के साथ लड़े जा रहा है, क्योंकि मैनेजर को ही अकेला लड़ना पड़ता है। उसी का साथ उसको एंड में जाके उसको किसी का साथ नहीं मिलता, के लिए खुद उसको ही लड़ना पड़ेगा और वो ही वो कर रहा था। ही वांटेड टू बी succeeded here. He wanted to take us to that stage once again. He wanted to build some status. He wanted to build some standards for us. लेकिन we all know कि in the end it was too much for him, and that is the main question कि आप अगर एरिक टेन हैग को लाते हो या फिर पिछले भी जितने सारे मैनेजर को लाए हो, ऑब्वियसली एरिक टेन हैग एंड ओले गुनर सोल्स्कर की स्टैचर से बहुत ज्यादा स्टैचर था आपका होसे मरीनियो या फिर लुई वैन हाल का। लेकिन वो दोनों प्रूवन मैनेजर भी कुछ नहीं कर पाए इन द एंड। द सेम थिंग हैपेंड विद ओले गुनर सोल्स्कर एंड एरिक टेन हैग आल्सो। तो अभी अगर रूबेन अमोरिम आते हैं तो इज ही गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? इज ही कैपेबल इनफ to handle this pressure which he will get from the entire fan base एंड द मीडिया? तो मेंटली क्या वो इतना स्ट्रांग है? तो ये सारे क्वेश्चंस अभी भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आता है और उसको पहले साल में अगर मैनेजर बाउंस मिल जाता है और वो अगर अच्छा खेल भी लेता है तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन उसके बाद वाले सीजन में। अगर मान लीजिए कि पहला सीजन उसने अच्छा किया, सेकेंड सीजन से फिर वही सेम चीजें शुरू हो जाता है, या फिर सेकेंड सीजन भी वो अच्छा करता है, थर्ड सीजन में जाके फिर से वो सिमिलर चीजें शुरू हो जाता है जो ओले गुनर सोल्स्कर के टाइम में हुआ था या होसे मरीनो के टाइम में हुआ था या फिर एरिक टेन हैग के टाइम में हो रहा है। तो ये सिमिलर सी साइकिल अगर फिर से आ जाता है तो हम लोग को फिर से एक मैनेजर सैक करना होगा और उसके बाद और एक नया मैनेजर आना होगा। तो आई डोंट सी हाउ दिस नेवर एंडिंग विशियस साइकिल एंड्स। तो अभी ये वीडियो में आगे जाते हुए उसी का ही, जैसे कि मैं कह रहा था कि थोड़ा एसेस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिचुएशन चेंज हो सकता है और सिचुएशन चेंज होने का कुछ चांसेस या प्रोबेबिलिटी क्या एक्चुअली में है। तो इसी बारे में चलिए अभी बात करते हैं। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि क्या-क्या चेंजेस या डिफरेंस है बिटवीन एरिक टेन हैग एरा एंड रूबेन अमोरिम एरा। तो देखिए पहला और जो मेजर डिफरेंस है वो है कि जब एरिक टेन हैग आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो क्लब में और भी ज्यादा मेस था। इनियोस आने के बाद आई मस्ट से कुछ तो मेस थोड़ा बहुत लेकिन कम तो हुआ है। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो एरिक टेन हैग को सपोर्ट कर सके, बोल सके कि एरिक टेन हैग को एक आइडिया और सपोर्ट की सख्त जरूरत था मैनचेस्टर यूनाइटेड में।
कि जो एरिक टेन हैग को मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टैंडर्ड्स और उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे काम करता है इन इन एंड आउट, ये सारी चीजें एरिक टेन हैग को सिखाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो तब जब एरिक टेन हैग एंटनी या फिर मेसन माउंट ऐसे साइनिंग्स के लिए बात करते तो ऑब्वियसली वो बंदा एरिक टेन हैग को बोलता कि नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में हम ऐसे प्लेयर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड है या फिर ब्ला 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 जितनी भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये प्लेयर यहाँ पे काम नहीं कर सकता। उससे अच्छा कि आप मुझे प्रोफाइल कहो, मैं आपको सामने से नाम सजेस्ट करता हूँ स्काउट करके। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर एरिक टेन हैग के पास नहीं था। तो इन अ वे ग्लेजर्स ये सारे साइनिंग्स नए मैनेजर को दे देते थे। हर हर किसी को देते थे। वो आपका ओले गुनार सोल्स्कायर को भी दिया था, होसे मोरिन्यो को भी दिया था, लुई वैन हाल को भी दिया था। ऐसे एरिक टेन हैग को ऐसे साइनिंग्स मिल जाते हैं और उसके बाद सभी को मालूम है कि पहला सीजन अच्छा करने के बाद जब सेकंड सीजन में इंजरी क्राइसिस हो गया और दूसरी तरफ ये सारे कुछ प्लेयर्स जो हैं जो कि बहुत ओवर हाइप थे, वो रियलिटी चेक हो गया हम लोग का। उसके बाद एरिक टेन हैग को भी पता चल गया कि ये सारे प्लेयर्स अभी मैनचेस्टर में काम नहीं करने वाले। ऑलरेडी ही वाज लूजिंग टाइम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो यही चीज अभी रूबेन अमोरिम के साथ नहीं हो जाए, उसी के लिए ही अभी इनियोस एक फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर अपॉइंट किए हैं जहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका ये सारे सिस्टम में एक्सपर्टीज है, ये सारे चीजों में एक्सपर्टीज है उनका। क्योंकि ओमर बरेडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो सभी को मालूम है कि बार्सिलोना में वो काम कर चुके, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी में वो काम कर चुके, तो इसीलिए उनके ऊपर अभी हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। उसके साथ डैन एशवर्थ हैं और जितने भी सारे लोग हैं, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ एंड दे आर गुड एट देयर जॉब। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन ग्लेजर्स एंड इनियस एरा, जहां पे एरिक टेन हैग पहले रिक्रूटेड हुए थे और उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस एरिक टेन हैग को फेस करना पड़ा था जो कोई भी एक नए मैनेजर को फेस नहीं करना चाहिए। अब हम लोग एक ओनरशिप के ट्रांजिशन में जा रहे थे, इनियोस आ रहा था, तो वो सारी चीजें चल रहा था, कतर के साथ बीडिंग वॉर चल रहा था, तो तब क्लब का मेन फोकस जो है वहां पे था, तो किसी ने नहीं देखा और हम लोग का स्काउटिंग डिपार्टमेंट भी उतना अच्छा नहीं था। ये तो एरिक टेन हैग को आपको क्रेडिट देना होगा कि एरिक टेन हैग हम लोगों का जो यूथ है उसको फिर से इंटीग्रेट कर पाए सक्सेसफुली और बहुत दिन बाद कोबी मेनू गार्नाचो ऐसे प्लेयर्स हम लोग ला पाए फ्रॉम आवर यूथ एकेडमी सिस्टम। तो ये चीज में तो एरिक टेन हैग को आपको क्रेडिट देना ही होगा। और दूसरी बात कि एरिक टेन हैग बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस बार बार फेस कर रहे थे और गोलकीपर प्लेयर्स ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको क्लब कभी ना कभी तो उनसे मूव ऑन करना ही होता। जो चीज राल्फ रैंगनिक ने भी कहा था कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि हम लोग को मालूम है कि 9 से 10 प्लेयर को हम लोग को बदलना होगा। तो वो प्रोसेस एरिक टेन हैग के अंदर थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। आप कह सकते हो इनियोस आने के बाद वो प्रोसेस और भी थोड़ा स्पीड अप हो चुका है। तो अभी अगर देखा जाए तो पुराने जितने भी लॉट के प्लेयर्स हैं जो लुई वैन हाल या होसे मोरिन्यो के टाइम से चले आ रहे हैं, उसमें से आप कह सकते हो कि लूक शॉ, मार्कस राशफोर्ड, डिएगो डालो, ये सारे विक्टर लिंडेलॉफ, ये सारे प्लेयर्स अभी भी हैं। लेकिन नए मैनेजर के अंडर आई एम श्योर अगर ये सारे प्लेयर्स नहीं चलते हैं जो रिमेनिंग ऑफ द सीजन है ये सीजन, तो नेक्स्ट समर में एक चांसेस एक्चुअली में है कि मार्कस राशफोर्ड, लूक शॉ, विक्टर लिंडेलॉफ, ये सारे प्लेयर्स को हम लोग फाइनली बेचेंगे और ये सारे प्लेयर से मूव ऑन करेंगे। हो सकता है कि उसमें हैरी मैगवायर, कैसेमीरो, एरिक्सन ये सारे नाम भी शामिल हो, जो कि होना भी चाहिए। अगर आप सोच के देखो कि अगर एवरेज प्लेयर्स या फिर जो प्लेयर्स अपना प्राइम क्रॉस कर चुके हैं उनको अगर अभी भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उनके साथ ही अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो जैसे हम लोग का परफॉर्मेंस आ रहा है, जैसे हम लोग सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट टीम है, ये सारे इश्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप एक्चुअली में चेंज चाहते हो, क्लब की भला चाहते हो, तो जितने भी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं उनसे आपको मूव ऑन करना होगा। नहीं तो वही एक नए मैनेजर के अंडर एक न्यू मैनेजर बाउंस आएगा, एक फील गुड फैक्टर आएगा, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग रूम का मेंटालिटी चेंज होगा, तो एक सीजन, एक साल हम लोग अच्छा खेलेंगे, उसके बाद जैसे कि तैसा फिर से हो जाएगा। तो ये चीज को अगर आपको रोकना है तो इनियोस को ये सारे डिसीजंस लेना होगा। और इसीलिए आप लोग अगर गौर करके देखो कि इनियोस ये लास्ट समर में ही एरिक टेन हैग से मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चीज तो अभी बिल्कुल ही क्लियर है कि जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इट इज नॉट अबाउट सैकिंग एरिक टेन हैग, इट इज मोर अबाउट कि इनियोस फाउंड देयर मैन who said yes to them. So that is the reason they sacked Eric Ten Hag after this West Ham game. नहीं तो वो लोग
इंटरनेशनल ब्रेक में ही एरिक टेन हैग को सैक कर सकते थे और रूड वैन निस्टेलरॉय को थोड़ा टाइम प्रोवाइड कर सकते थे टू जेल अप विद द न्यू टीम। लेकिन उन्होंने इसी वक्त चुना वेस्ट हैम गेम के बाद, क्योंकि रूबेन अमोरिम ने इनियोस को हाँ बोल दिया है। तो इसीलिए जो चीज मैं कह रहा था कि इनियोस लास्ट समर में ऐसे ऐसे प्लेयर्स लेके आए जो कि मैनेजर ओरिएंटेड फुटबॉल ना खेल रहा हो। मतलब लेनी यूरो जैसे प्लेयर हम लोग लेके आए, जर्गजी लेके आए, डिलीट लेके आए, मजरोई लेके आए। तो अगर एरिक टेन हैग नहीं भी रहते तो अगला जो मैनेजर आएगा उसके सिस्टम में ये प्लेयर्स फिट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर्स आयक्स के भी हैं जिनको आप कोई भी सिस्टम में खिला सकते हो, क्योंकि आयक्स का जो फिलोसॉफी है वो वैसा ही है। तो इसीलिए और एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जब इनियोस आए थे तो वो एक चीज में बार बार एम्फसाइज कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द फैंस कि वो डिसाइड करेंगे कि क्लब में गोइंग फॉरवर्ड कैसे फुटबॉल हम लोग खेलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही वो लोग मैनेजर रिक्रूट करेंगे। तो अभी रूबेन एमोरिम को जब वो लोग ला रहे हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों को पता है कि रूबेन एमोरिम एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल में बिलीव करते हैं और वैसे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एरिक टेन हैग के साथ हम लोग जो पोजीशन बेस्ड या फिर जो बिल्डअप फ्रॉम द बैक वाला अप्रोच में गए थे वो चीज बिल्कुल ही काम नहीं करा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जो प्लेयर्स हैं ऐसे काउंटर अटैकिंग या क्विक ट्रांजिशनल फुटबॉल में ही अच्छा है। तो इसीलिए ओले गुनार सोल्स्कर के अंडर में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जो सक्सेस मिला था वो मिला था, क्योंकि ओले गुनार सोल्स्कर भी एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खेलते थे। तो फिर से हम लोग वही काउंटर अटैकिंग फुटबॉल जो हम लोग एक जमाने में फर्गुसन के अंडर में भी बहुत अच्छे तरीके से खेलते थे लाइक अ टॉप टीम, तो वैसे फिर से यूनाइटेड डीएनए हम लोग जिसको कहते हैं वैसे कुछ अप्रोच में फिर से हम लोग जाने वाले हैं। तो ये डिसीजन अगर इनियोस अभी लिया है तो आई विल ट्रस्ट देम एंड आई ऑल्सो आस्क एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टू ट्रस्ट देम, क्योंकि ये पहली बार हम लोग के साथ हो रहा है कि यहाँ पे कुछ फुटबॉलिंग डिसीजंस लेने वाले भी लोग हैं जो कि पहले नहीं थे। तो कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट कि ये ग्लेजर्स एरा के साथ मतलब एरिक टेन हैग के एरा के साथ रूबेन एमोरिम की एरा के और एक मेजर डिफरेंस है कि तब हमारे पास कोई प्रॉपर स्काउटिंग टीम नहीं होता था, तब ऐसे रिक्रूटमेंट हम लोग नहीं करते थे, तब हम लोग के पास फुटबॉलिंग डिसीजंस लेने के लिए या फिर उसके साथ को रिलेटेड जितने भी बिजनेस रिलेशंस भी हैं वो डिसीजंस भी लेने के टाइम पे एक प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं था हम लोग के पास। अभी वो चीज है। तो इट इज ऑब्वियसली अ ह्यूज ह्यूज डिसीजंस फॉर इनियस। वो लोग चाहेंगे कि उन लोग के एरा में ये पहला डिसीजंस काम कर जाए, नहीं तो फिर से ट्रायल एंड एरर हम लोग को करना होगा और जो 2.5 साल का साइकिल हम लोग को देखने को मिल रहा है वो चीज हम लोग को कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो है कि रूबेन अमोरिम वो भी मुंहफट है प्रेस के सामने, वो भी प्लेयर्स के सामने भी मुंहफट है। तो हो ही सकता है कि कुछ कुछ प्लेयर्स उन लोगों को लगे कि इसका क्या औकात है मेरे सामने, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्टिंग से ही आ रहा है और स्पोर्टिंग सभी को मालूम है कि पोर्तुगीज जो लीग है उसका लेवल और इंग्लिश प्रीमियर लीग की लेवल सिमिलर नहीं है। और यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स को पैसा मिलता है, जितना सैलरी मिलता है, वहां ऐसा सैलरी तो स्पोर्टिंग में किसी प्लेयर ने देखा ही नहीं कभी। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम हो जाता है ईगो का, तो ये सारा चीज भी है। और दूसरी तरफ अगर एरिक टेन हैग भी तो मुंहफट ही था, एरिक टेन हैग का लैंग्वेज बैरियर था मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी वो मुंहफट था क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वो डच है, इसीलिए वो सीधा मुंह के ऊपर ही कहता था प्रेस के सामने। और उसके कहने के बाद जो प्रेस मीडिया में जो सर्कस चलता था वो प्रेशर भी एक मैनेजर को हैंडल करना होता है जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर होंगे। तो इसीलिए इट इज अ ह्यूज ह्यूज जॉब फॉर रूबेन अमोरिम। वो प्रेशर क्या वो हैंडल कर पाएंगे? तो ये बहुत सारा क्वेश्चंस जो कि मैं वीडियो के बीच में भी कह रहा था कि ये सारे क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड रहेंगे बहुत दिनों तक, जब तक रूबेन अमोरिम नहीं आते और ये सीजन खत्म नहीं करते तब तक हम लोग को आइडिया नहीं होगा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। रूबेन अमोरिम को भी टाइम चाहिए ऑब्वियसली, जो टाइम फैंस या मीडिया देगा नहीं रूबेन अमोरिम को ज्यादा दिन तक। अगर पहले सीजन में हम लोग घटिया खेलने लगे तो पहले सीजन के अंदर ही लोग कहने लगेंगे कि इसको सैक कर दो, दूसरे मैनेजर लेके आओ। हम लोग एरिक टेन हैग जब ला रहे थे उस वक्त भी जितने भी सारे ख्वाब हम लोग देख रहे थे या फिर एरिक टेन हैग को जैसे हाइप कर रहे थे मीडिया या फिर सारे चैनल्स, अभी वैसा ही कुछ सिमिलरली चीजें फिर से हो रहा है विथ रूबेन अमोरिम। तो अभी देखने वाली बात यही होगा कि रूबेन अमोरिम कैन ही हैंडल दैट एंड कैन he deliver that which we
आर ऑल क्रेविंग। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम लोग अभी ऐसे रिक्रूट कर रहे हैं जहां पे जो प्लेयर्स हम लोग ला रहे हैं वो दूसरे मैनेजर्स के अंडर में भी एक नए सिस्टम में भी खेल पाएंगे, तो इसीलिए ऐसे प्लेयर्स अभी हैं। और जो एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एरिक टेन हाग एरा एंड रूबेन अमोरिम एरा वो है अभी हम लोग के स्क्वाड की जो एवरेज एज है वो अभी कम है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो एरिक टेन हाग के टाइम पे नहीं था। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव्स हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मुझे लगता है कि इनियोस ही है, और जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से रेने हाग को शायद बदल देंगे क्योंकि टेन हाग नहीं रहा, लेकिन रूट वैन निस्telrooy को वो लोग रखेंगे एज ए स्ट्राइकर को, जो कि रखना भी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि मार्कस राशफोर्ड या फिर लुक शॉ तो पता ही नहीं ये सीजन में वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, अगर नहीं भी आता भी है उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको तो बेचना ही चाहिए नेक्स्ट समर में। और उसी के साथ मार्कस राशफोर्ड अगर इस सीजन में अभी ये काउंटर अटैकिंग सिस्टम में भी फिट नहीं करता, जिसके चांसेस कम लग रहा है मुझे, तो मार्कस राशफोर्ड को भी आपको बेचना ही होगा इन द एंड। प्लेयर्स की थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है काउंटर अटैकिंग सिस्टम में, लेकिन कंसिस्टेंसी की इशू रहेगा ही, वो इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स से हम लोग को मूव ऑन करना होगा एक प्रॉपर स्क्वाड बिल्ड करने के लिए। जो चीज इनियोस लास्ट समर में भी कह रहे थे कि अभी भी एक प्रॉपर एंड कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बिल्ड करने के लिए हम लोग को अनदर 2 to 3 ट्रांसफर विंडोज चाहिए होगा। और ये भी देखना होगा कि रूबेन अमोरिम का क्या असेसमेंट है रिगार्डिंग दिस स्क्वाड, वो क्या ये सारे प्लेयर्स के साथ ही काम करना चाहेंगे या फिर से खुद का साइनिंग लेना होगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस अभी भी है जो कि हो सकता है हमारे फेवर में भी जा सकते हैं, हमारे अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, जिसका चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे कि अगर ये प्लेयर्स अपने स्ट्रेंथ पे भी खेलते हैं काउंटर अटैकिंग स्टाइल पे, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी का इशू जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं वो रहेगा। और वो जब तक नहीं जाएगा तो फिर आप कह सकते हो कि एक सीजन अच्छा हम लोग खेलेंगे, दूसरे सीजन में जाके वापस से खराब ही खेलेंगे। तो अभी आई वुड लाइक टू गिव रूबेन अमोरिम दैट टाइम विच ही डिजर्व्स एज अ न्यू मैनेजर। इनियोस को भी मेरे ख्याल से उसको टाइम देना चाहिए। अगर वो ठीक ठाक खिला लेता है इस टीम को रिमेनिंग ऑफ दिस सीजन, तो उसके बाद जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दो तो उसको मेरे ख्याल से 3 साल का ही आप कॉन्ट्रैक्ट दो। कोई भी मैनेजर के साथ हम लोग 2 या 2.5 साल से ज्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। मेरे ख्याल से एक मैनेजर को 3 साल का वक्त चाहिए। अगर थर्ड सीजन में सेकेंड सीजन में जाके चीजें खराब हो रहा है तो उसके बाद भी उसको एक मौका मिलना चाहिए, उसको वो सेकेंड चांस मिलना चाहिए टू टर्न थिंग्स अराउंड। उसी के साथ जैसे हम लोग ट्रांसफर विंडो में अभी स्मार्ट बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, ऐसा ही स्मार्ट रिक्रूटमेंट करना होगा जहां पे हम लोग प्रोफाइल के पीछे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी ऐसे क्लियर कट डिसीजंस लेना होगा कि ये प्लेयर इज ही really good enough to play in a club like Manchester United. He willing to play for the badge, not for the money. तो ये सारी चीजों में जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक कंसिस्टेंसी का इशू हमेशा रहेगा। एक फील गुड फैक्टर, एक फील गुड वाइब है, उसके खातिर हम लोग कुछ मैच अच्छा खेलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से हम लोग खराब खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही फितरत है बहुत सारे प्लेयर्स के जो अभी भी ये क्लब में है। तो इसीलिए ये प्लेयर से भी हम लोग को मूव ऑन करना होगा, सिर्फ मैनेजर बदलने से भी ये चीजें नहीं होगा। तो इसीलिए व्हाट आई वाज सेइंग टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि वी मस्ट ट्रस्ट इनियोस, क्योंकि पहली बार कुछ फुटबॉलिंग डिसीजंस लेने वाले लोग अभी क्लब में है। वी शुड लेट देम वर्क एंड वी शुड गिव देम दैट टाइम। ऐसे मैनेजर को टाइम देने का बात मैं हमेशा करता हूं, जैसे कुछ कुछ प्लेयर्स को भी मैं बात करता हूं कि उनको भी टाइम चाहिए टू बिकम अ गुड प्लेयर, अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। तो ऐसे ही इनियोस को भी हम लोग को टाइम देना होगा, इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम लोग का जो खराब टाइम चल रहा है वो चल ही सकता है और भी 2-3 साल, लेकिन आई बिलीव कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत खराब होता है। तो आई होप कि यही वो खराब समय है जो कि एक टाइम के बाद बीत जाएगा, ढल जाएगा और फिर से एक नई सुबह आएगी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, इनियोस का क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेके। जैसे वो लोग कह चुके हैं कि 2028 तक हम लोग फिर से इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन होंगे। क्या यही वो सही पाथ है, एक सही प्रोसेस है उनके पास, जिसके थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो वी कैन रियली अचीव दैट। तो देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज सपोर्ट द न्यू मैनेजर। अगर एक मैच खराब होता है या कुछ मैचेस खराब होता है या फिर
फिर कोई सीजन खराब होता है तो उसके तुरंत बाद ही सैक द मैनेजर बोल के चिल्लाने की हर वक्त जरूरत नहीं है। मैनेजर को टाइम दो और उसके साथ इनियोस को भी टाइम दो। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखो, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो फर्गुसन जाने के बाद से बहुत साल तो वैसे ही हो गया, मतलब 10 साल तो हो ही गया ना, हम लोग तो टाइम दे के ही आए, उसमें तो कुछ बदला नहीं। तो मेरे ख्याल से और 3-4 साल टाइम देने में क्या हर्ज है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये सारी चीजों को लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।